तो बेटे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन आपके पास, इसमें हम बेटे शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे सारे। इससे पहले बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज मैं अपलोड कर चुका हूं। तो ग्रेविटेशन में बेटे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट बेटा आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा आपके पास है क्या कि सपोज आपके पास बेटे कोई दो पॉइंट मास है। सपोज मेरे पास बेटे एक मास ये रहा आपके पास, इसका मास क्या है बेटे m1 और दूसरे का मास क्या है बेटा आपके पास m2। ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो इनके बीच बेटे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें बेटे फर्स्ट, इसमें जो बेटे इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये रहा आपके पास। और आपके पास बेटे सेकेंड जो ये फोर्स लगेगा आपके पास, ये क्या करेगा बेटा आपके पास, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा। ये एक दूसरे पर बेटे फोर्स लगाएंगे। तो ये जो बेटे फोर्स लगता है वो फोर्स आपके पास क्या होगा, दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो हम यहां पर लिख दें F इज एक्ट along the line joining the center of these masses कि ये फोर्स होगा बेटे दोनों जो पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मास हैं, उनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लगता है। जी आपके पास बेटे क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये रहा बेटा आपके पास। तो ये आपके पास क्या है बेटे, ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आपका बेसिक फॉर्मूला F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा आपके पास। नेक्स्ट बेटे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखें। वेक्टर फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म क्या है सुनिए। आपके पास ये y एक्सिस और पास x एक्सिस, ये है, ये y एक्सिस और ये आपके पास x एक्सिस। आपके पास बेटे दो मासेस हैं, मैं वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं आपको। तो एक तो मासेस ये रहा आपके पास, इसका मास क्या है बेटे m1, और एक मासेस बेटे ये रहा, इसका मास क्या, इसका आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा आपके पास r2, और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो क्या है r। इसका पोजीशन वेक्टर बेटे r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, और इन दोनों की सेपरेशन क्या है r। तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं बेटे इसकी। तो क्या होगा बेटा आपके पास, ये जो m1 पार्टिकल है, m1 मास का जो पार्टिकल है वो इस पर फोर्स लगाएगा m2 पर, और m2 फोर्स लगाएगा m1 पर। तो बेटे m1 जो फोर्स लगाएगा तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स F21। तो बेटे इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले बेटे इसमें ट्राइंगल लॉ लगा लें। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास r वेक्टर प्लस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर। तो यहां से बेटा आप क्या निकाल लोगे, r निकाल लोगे। तो r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये आ गया। अब यहां पे आप F21 वेक्टर निकालें। F21 वेक्टर का मतलब सेकंड पार्टिकल पर फर्स्ट पार्टिकल के कारण फोर्स कितना। तो अगर आप F21 वेक्टर निकालें तो वही फॉर्मूला कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस क्या है बेटे इनके बीच r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो डायरेक्शन भी निकाल पड़ेगी, तो r कैप। अब यहां पर देखिए ये जो r वेक्टर है और जो F21 वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटे, अपोजिट है। r वेक्टर तो इस साइड है और F21 वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है। तो अपोजिट हो गए, अपोजिट के लगा देंगे आप, माइनस का साइन लगा देंगे।
यहां से आप देखोगे F21 वेक्टर इक्वल टू G माइनस बाहर निकालो M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। और बेटा इस यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का G M1 M2 अपॉन बेटा R इंटू R क्यूब हो गया, और ये आपके पास R कैप। ठीक है, R कैप नहीं बेटे R वेक्टर। इसको हटा देते हैं बेटे यहां से। इसमें प्रॉब्लम आ रही है बेटा, इसको हम R वेक्टर ही लिख देते हैं वैसे ही। ये हो गया बेटा प्लस R वेक्टर। तो आपके पास आ गया बेटे F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का G M1 M2 R वेक्टर बेटा आपके पास अभी बताया था आपको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R क्यूब है, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बन गया R इसका क्यूब। तो ये आपके पास क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई ये वाली। इस तरह से बेटा आप वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर बेटे आपने ये F21 निकाला है, ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, F21 निकाल सकते हैं। तो F21 में वही मैग्नीट्यूड आएगा, बस डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो आप लिख सकते हैं F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है, अब आपके पास आते बेटे वेक्टर फॉर्म के बाद थर्ड आते हैं आपके पास रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये रिलेशन आप लेकर आते हैं। तो यहां पर बेटे कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और स्मॉल जी क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें बेटे सबसे पहले हम यहां पर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और बेटे इस स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, आपके पास m मास है, इस m मास के कारण जो बेटे g की वैल्यू होती है आपके पास, वो आपके पास क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन R स्क्वायर। कि आपके पास बेटे कोई मास है, ठीक है, m मास का, उसके कारण बेटा आपके पास जो g की वैल्यू होगी r डिस्टेंस पर, वो क्या होगी आपके पास gm अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको ही आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको ही क्या बोलते हैं आप, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और यही आपके पास क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। आपसे कहा जाए जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी ड्यू टू मास m, तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या लिख दोगे, gm अपॉन R स्क्वायर। इसी को बेटे, इसी कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड से कंसेप्ट से क्या समझ सकते हैं आप, चलो वो कंसेप्ट आप छोड़िए इसमें, तो आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन याद रखिए, स्मॉल जी इक्वल टू gm अपॉन R स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया, जहां पर इस g को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, और इसी को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं इसमें, स्मॉल g इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास g की वैल्यू हो गई। अब बेटे आपके पास क्या होगा, g की वैल्यू तो हमारे पास है, और ये आपके पास ये रही। अगर इस g की वैल्यू बेटे हम अर्थ सरफेस पर देकर चलें, इस g की वैल्यू हम अर्थ की सरफेस पर लेकर चलें, फोर्थ पॉइंट में आपको लिख दूं, वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो g की वैल्यू बेटा प्लस अर्थ की सरफेस पर क्या होगी, g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, जहां पर एम ई क्या है बेटे, अर्थ का मास है, और आर ई आपके पास क्या है, रेडियस है। तो g की वैल्यू बेटा अर्थ की सरफेस पर क्या होगी, g स्मॉल g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और अगर आपके पास r डिस्टेंस पर निकालनी है तो बेटे जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
ये आपके पास रहा, यही आपके पास क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। अब इस जी की वैल्यू बेटा आपके पास, और जैसे स्फेयर है, शेल है, लॉन्ग वायर है, उसके कारण जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, रिंग है, उसके कारण वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आपके पास, वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू स्फेरिकल रिंग, ड्यू टू स्फेरिकल रिंग। तो स्फेरिकल जो रिंग है उसके कारण जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो देखिए, सपोज मेरे पास ये कोई रिंग मैंने ले ली, ये रिंग है मेरे पास, ठीक है। इस रिंग से बेटे x डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है, x डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है, ठीक है। इस जबकि जो मास है वो कैपिटल M है, रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो इस रिंग के कारण आपके पास पॉइंट P पर, जो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, तो g की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेकर चलते हैं dm मास का, ऐसे ही इधर भी एलिमेंट लेकर चलते हैं dm मास का। तो इस एलिमेंट की पॉइंट P से डिस्टेंस बेटे हमने लेकर चले r, ऐसी इसकी भी क्या होगी बेटे, r होगी, ये r और ये भी r, और ये क्या होगी बेटे, रिंग की रेडियस कैपिटल R, और ये भी क्या होगी, रिंग की रेडियस कैपिटल R। ये एंगल मैंने ले लिया बेटे थीटा, ये भी आपका क्या है, थीटा। तो इस एलिमेंट के कारण जो पॉइंट P पर g की वैल्यू है, एलिमेंट है, तो g की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इस साइड होगी dg। इस dg के अगर आप कंपोनेंट करें तो ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा कौन सा, dg साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dg कॉस थीटा। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट भी पॉइंट P पर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड dg, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dg sin थीटा। तो आपने देखा ये वाले कंपोनेंट तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ओनली कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, dg cos थीटा वाले। डेरिवेशन पर मत जाइए, इन सबका कंपोनेंट को आप ऐड कर दो तो dg cos थीटा। अभी आपको बताया था d की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कैपिटल G dm, और कितने डिस्टेंस पर है, r स्क्वायर डिस्टेंस पर है, और ये cos थीटा। cos थीटा यहां से निकाल लीजिए आप, तो g इक्वल टू इंटीग्रेशन G dm अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, cos थीटा इक्वल टू थीटा के सम साइड परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेटे बेस, और ये आपके पास हाइट, तो ये आपके पास क्या हो गया, x अपॉन r हो गया। और अगर आप r भी निकालें डायग्राम से तो आपके पास क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू रख सकते हैं क्या, x अपॉन r। तो g आपके पास हो गया कैपिटल G r क्यूब, और ये x इंटीग्रेशन dm, dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल M। तो g की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, तो g कैपिटल M x अपॉन r क्यूब रख दो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो रिंग के कारण जो जी की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होगी, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रखें। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, जी का ग्राफ क्या होगा, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का। तो यहां से देखिए आप, अगर आप बेटे x की वैल्यू इंफिनिटी रखें तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। माइनस इंफिनिटी रखें तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आप नेगेटिव साइन और लगा दें। नेगेटिव साइन क्यों लगा देते हैं, क्योंकि बेटे टू वर्ड, ठीक है। अगर अवे होता, g की वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटे, इस चार्ज से, इस पॉइंट मास से, इस एलिमेंट से दूर होती तो हम पॉजिटिव लेते, इसकी तरफ है टू वर्ड द एलिमेंट, तो हम क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो अगर आप बेटे इस x की वैल्यू को इन्फिनिटी लेकर चले तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी लेकर चले तो भी 0 हो जाएगी। तो आप यहां से देखिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज पर बनाता हूं मैं आपको। यहां पर ये और ये, तो यहां पर ध्यान से देखना देखो, आप अगर बेटे राइट हैंड साइड पर है तो g की वैल्यू बेटे इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, g की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो बेटे नेगेटिव में बनेगा ये,
और अगर आप बेटे लेफ्ट हैंड साइड में तो जी इस साइड होगा, तो ये कहां बनेगा बेटे आपके पास, राइट हैंड साइड में है तो ये ऊपर बनेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा आप देखिए, हम राइट में हैं, ठीक है, तो जी के वैल्यू कहां है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव में आएगा। तो कुछ बेटे कुछ इस टाइप से शेप बनेगी ये, और यहां पर आपके पास कुछ इस टाइप से, और आपके पास इस इक्वेशन में बेटे अगर हम ये निकाले कि जी की वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, तो आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो पॉइंट आ जाएंगे जहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेंगे कि r अपॉन रूट 2 पर जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 2 पर जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है जी का और एक्स का, ठीक है। तो रिंग के कारण बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो आपके पास क्या होगा, माइनस जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके पास, नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो लॉन्ग वायर होगा उसके जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो जो बच्चे बेटे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, उनको तो ये फॉर्मूले आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। तो लॉन्ग वायर के कारण जो बेटे जी की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है 2g लैम्डा अपॉन आर, कि आपके पास ये कोई लॉन्ग वायर है, इसके आपके पास लीनियर मास डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ को ही आप क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। तो आपके पास जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, तो जी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2g लैम्डा अपॉन आर। अगर आप ग्राफ बनाए तो ग्राफ तो बेटे कुछ इस टाइप से बनेगा, छोड़ो उसको। तो ये आपको जी की वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं बेटे आपके पास ऑफ जी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल। तो थिन स्फेरिकल शेल जो है उसके कारण जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, तो सपोज मेरे पास क्या है, कोई भी थिन स्फेरिकल शेल, ये रहा, इसमें बेटा कि एक बार तो पॉइंट कहां पर हो, बाहर हो, एक अंदर हो और एक सरफेस पर हो। तो ये रहा सेंटर, तो एक पॉइंट तो मैंने ले लिया इसके अंदर, एक पॉइंट ले लिया मैंने बाहर, और एक पॉइंट ले लिया बेटे मैंने यहां पर इसके सरफेस पर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो जब पॉइंट पी बेटे कहां होगा, अंदर होगा, तो आपके पास स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। अगर पॉइंट पी ए की बात करूं मैं, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के लिए क्या होगी, कैपिटल आर से छोटी होगी। तो बेटे इस केस में जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेकेंड, जब आपके पास ये पॉइंट पी सरफेस पर हो, जो मैंने आपको दिखा रहा है बी, आपके पास जी इक्वल टू माइनस का जी, इसका मास बेटे हम लेकर चले एम, रेडियस क्या है इसकी आर, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। माइनस साइन क्यों लगाया है, क्योंकि आपके पास जी हमेशा क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन में होगा स्फेरिकल शेल के लिए, टूवर्ड द स्फेरिकल शेल। तो हमेशा हम क्या लेकर चलेंगे, ये लेकर चलेंगे। और अगर ये इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास बेटे जी की वैल्यू आ गई। तो हम पढ़ चुके हैं बेटे किस किस के लिए, एक तो हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग वायर के लिए, एक स्फेरिकल शेल के लिए और एक रिंग के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो मेरे पास बेटे कोई भी सॉलिड स्फीयर है, ये मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है।
इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ये इसका सेंटर है ओ। अब मेरे पास क्या है, मुझे सबसे पहले इसके अंदर निकालना है। तो सपोज देखो, सपोज मैंने एक ये इस तरह से बनाया गोला, तो मेरे पास एक पॉइंट है जो कि क्या है, इस स्फीयर के अंदर है। इस पॉइंट की मैंने पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, आर है। तो इस कंप्लीट बड़े वाले गोले का मास तो क्या है, कैपिटल एम है, और ये छोटा वाला गोला जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया है, इसका मास क्या है, एम डैश है। इसकी रेडियस क्या है, छोटे वाले गोले की स्मॉल आर है, बड़े वाले की क्या है आपके पास, कैपिटल आर। बड़े वाले का मास क्या है, कैपिटल एम है, छोटे वाले का मास क्या है, स्मॉल एम। तो अगर ये पॉइंट पी अंदर होगा तो जो मैं ये दिखा रहा हूं हाईलाइट करके, तो इतना सा ही आपके पास जो मास है एम डैश, यही लगाएगा क्या, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी लगाएगा, जी लगाएगा, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगा। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, जी डैश इक्वल टू माइनस का जी एम डैश, और डिस्टेंस कितनी है बेटे, इसकी सेंटर से आर स्क्वायर। अगर मेरे पास ये एम डैश आ जाए तो मेरे पास फॉर्मूला भी आ जाएगा, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सॉलिड स्फीयर के लिए। तो एम डैश कैसे निकालें, तो मुझे पता है बेटे, जो बड़ा गोला है, स्फीयर है, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मास क्या है, कैपिटल एम। तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो जो छोटा वाला गोला है उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। इसका मास कितना हो जाएगा, तो m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। तो बेटा आपके पास जो एम डैश निकल कर आया वो क्या आ गया आपके पास, एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो ये रख दीजिए आप इसमें। तो जी की वैल्यू जी डैश इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट आपके पास क्या है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है, तो उसके कारण जो जी की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, माइनस का जी कैपिटल एम आर अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। केस सेकंड पर आते हैं, जब पॉइंट पी कहां होगा, इसकी सरफेस पर होगा। केस सेकंड, तो अगर आपके पास पॉइंट पी सरफेस पर होगा तो इसका हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस का जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास जब बाहर होगा तो स्क्वायर किससे बड़ा होगा, कैपिटल आर से बड़ा होगा। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस का जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास सॉलिड स्फीयर के कारण जी की वैल्यू, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं रिंग के कारण जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, कितनी होती है आपके पास, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर हम लॉन्ग वाले कारण पढ़ चुके हैं 2g लैम्बडा अपॉन आर। स्फेरिकल शेल के कारण पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जी की वैल्यू क्या होती है, 0। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस का जी एम आर अपॉन आर क्यूब। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन में होती है। जैसे मैं जी की वैल्यू दिखाऊं, ये आपके पास सारी क्या है, रेडियल डायरेक्शन है। जी की वैल्यू हमेशा टूवर्ड द सेंटर होंगी, इसलिए जी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं बेटे जी के वेरिएशन, जी के वेरिएशन। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइट के कारण। तो वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट h, ड्यू टू हाइट h। तो आपके पास क्या है कि जो हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो मैंने मान ली जी डैश, और वो क्या होती है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां पर एम ई क्या है, अर्थ का मास, और आर ई क्या है, अर्थ की रेडियस। तो इसको आप सॉल्व करें तो जी डैश इक्वल टू
जी एम ई अपॉन आर ई आप कॉमन ले लें तो स्क्वायर बाहर निकलेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है मैंने आपको पढ़ा दी, ये आपके पास कहाँ होती है, सरफेस पर होती है। सरफेस पर जी की वैल्यू आप क्या लेकर चलेंगे, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर 2। इसको आप ऊपर ले जाएं तो जी डैश के पास आ जाएगा जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। बाइनोमियल थ्योरम लगा दें तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम एच हाइट पर फॉर्मूला ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं। तो जब आपके पास क्या हो, हाइट नेग्लिजिबल हो, मतलब आपके पास 300-400 किलोमीटर तक हो हाइट, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। और जब आपके पास बेटे हाइट बहुत ज्यादा हो, मतलब 500 से ज्यादा हो, 500 किलोमीटर से ज्यादा हो, 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो, ठीक है, मतलब कंपेरेबल हो किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। अर्थ की रेडियस क्या होती है, 6400 किलोमीटर होती है। इसके नियर अबाउट हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट। और अगर आपके पास क्या हो 500 किलोमीटर या उससे कम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे जब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपके पास वेरिएशन था हाइट के कारण, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ डी। कि अगर आपके पास अर्थ की सरफेस से डी गहराई पर अगर आप चले जाएं तो आपके पास जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो कि आपके पास क्या है ये अपनी अर्थ है, ठीक है, तो इससे, और ये आपके पास क्या है, ये सेंटर। आपके पास हाइट से डी डेप्थ पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर। ये दिखा देता हूं मैं आपको। ये तो जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट की सरफेस से डेप्थ कितनी है, डी, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर। ये कोई पॉइंट है ये वाला, और यहां से यहां तक ये क्या है, अर्थ की रेडियस है, यहां से यहां तक ये। यहां से यहां तक क्या है, अर्थ की रेडियस है आर। ई से दिखा दो, अर्थ है तो आप ये देखिए इस पॉइंट की अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, स्मॉल आर है। तो आप इस स्मॉल आर को लिख सकते हैं आर ई माइनस डी लिख सकते हैं इसको। स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, आर ई माइनस डी लिख सकते हैं। तो बेटे ये अर्थ को अगर मैं सॉलिड स्फीयर मानूं तो ये पॉइंट पी कहां है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है। और अंदर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, जी एम ई आर अपॉन आर क्यू, ये होती है। अर्थ लिए तो आर ई का स्क्वायर लिख दो। तो जी इक्वल टू डैश मान लेता हूं इसको मैं, तो जी एम ई अपॉन आर ई का क्यूब, और स्मॉल आर की जगह क्या रख सकते हैं, आर ई माइनस डी लिख सकते हैं। अब यहां से आपके पास आ गया जी इक्वल टू जी एम ई, स्क्वायर लगा देंगे तो आर ई का स्क्वायर और एक आर ई अंदर भेज दीजिए आप। तो आपके पास आ गया जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यहां से आपके पास आ गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई आ गया, और ये आपके पास क्या हो गया, सरफेस पर वैल्यू हो गई। तो जी डैश आपके पास क्या आ गया, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई आपके पास आ गया। तो ये आपके पास डी डेप्थ पर वैल्यू आ गई, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। अब आते हैं बेटे वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आपके पास अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, अर्थ है ये मैंने आपको अर्थ दिखा दी।
ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ तो बेटा आपके पास रोटेट कर रही है। ये अर्थ के हम बेटे दिखा लेते हैं पोल वाली लाइन, ये पोल, और ये आपके पास इक्वेटर, ये आपके पास। हमने ये दिखा दिया कि ये रोटेट कर रही है आपके पास ओमेगा से, ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा। तो आपके पास अर्थ पर एक पॉइंट पी है, ये रहा पॉइंट पी, ठीक है। जब अर्थ रोटेट करेगी तो बेटे ये भी रोटेट करेगा पॉइंट पी, तो ये एक तरह से सर्किल में मूव करेगा, ये वाले सर्किल में मूव करेगा। मैंने सर्किल दिखा दिए, इसको मैं अलग कलर से दिखा दूं कि ये आपके पास क्या करेगा, इस सर्किल में मूव करेगा, ये रहा। तो होगी इसकी रेडियस आपके पास क्या है? आर है, इसकी रेडियस क्या है? आर है। ये पॉइंट आपके पास क्या है? पी है। इस पॉइंट पी की बेटे ओ से डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस होगी, ये तो रेडियस है। इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये रेडियस है बेटे आर। हमने मान लिया ये कितना एंगल है आपके पास? थीटा। तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब ये पॉइंट रोटेट करेगा बेटे अर्थ के साथ साथ, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा ओमेगा स्क्वायर आर। ये थीटा तो आपके पास ये भी क्या होगा? थीटा होगा। इसके कंपोनेंट कर ले तो जिस साइड एंगल उस साइड क्या आता है? कॉस थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आ गया। और ये पॉइंट पी है, इसको तो बेटे अपनी अर्थ का सेंटर खींच रहा है इसको, तो किसे? जी एक्सेलरेशन से। और ये लग रहा है बेटे ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है इस पॉइंट पी से दूर लग रहा है, और ये इसकी तरफ लग रहा है। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना लगेगा? तो यहां से लिख जी माइनस, और ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। इस डायग्राम से देखें आप तो कॉस थीटा यहां से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया आपके पास? स्मॉल आर, और हाइपोटेनियस क्या होगा? कैपिटल आर। तो यहां से स्मॉल आर किसके इक्वल आ गया? आर कॉस थीटा के इक्वल आ गया। तो यहां पर आप स्मॉल आर की वैल्यू रख दीजिए, तो जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आर की वैल्यू आर कॉस थीटा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर आपके पास अर्थ रोटेट करेगी तो इफेक्टिव फॉर्मूला क्या आ गया? जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक। अब अगर हम बेटे इसमें कंडीशन पढ़े, केस फर्स्ट, अगर ये पॉइंट पी कहां पर हो? इक्वेटर पर हो। ये पॉइंट पी अगर इक्वेटर पर आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं एट इक्वेटर लाइन थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या है? जी में से कुछ माइनस हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी इक्वेटर लाइन पर। और अगर जी घट जाएगा तो बेटा अगर इसको जी को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था इक्वेटर लाइन के बारे में। अगर हम पोल पर डिस्कस करें, ये पॉइंट पी पोल पर हो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम बात करें यहां पर केस सेकंड में, केस सेकंड एट, तो पोल पर बेटा थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और कॉस 90 कितना होता है? जीरो, नहीं पड़ेगा, तो आपके पास वही रहेगा। तो अगर आपके पास क्या होगा? पॉइंट पी इक्वेटर पर है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर आपके पास पॉइंट पी पोल पर है तो जी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें यह भी क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई भी बेटे आदमी अगर पोल से कहां आ जाए? इक्वेटर पर आ जाए, तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहां पर तो जी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है पोल पर। जी की वैल्यू डिक्रीज कहां होती है? इक्वेटर पर। तो अगर कोई भी व्यक्ति बेटे पोल से कहां पर आए? इक्वेटर पर आए, तो उसका जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जी डिक्रीज होगा तो उसका मास भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आपके पास वेरिएशन थे। अब आते हैं आपके पास एस्केप वेलोसिटी पर। एस्केप वेलोसिटी पर
तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास क्या है? तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास वो वेलोसिटी है, वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आप किसी पार्टिकल को बेटे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें और वो आपके पास क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। सपोज देखो मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं आपको सिंपल सा, कि सपोज मेरे पास क्या है, ये अर्थ है। अर्थ से आपने क्या किया, किसी पार्टिकल को थ्रो किया, आपने इनिशियली थ्रो किया आपने, तो ये तो आपके इनिशियल कंडीशन, और ये आपके पास कहां चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया, ये हो गई फाइनल कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या बेटे, एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटे याद रखना, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, ये रहा आपके पास आर ई। इन्फिनिटी पर तो बेटे सब कुछ जीरो होता है, ये जीरो कर दिया आपने, तो आपके पास आ गया 1/2 एम वी ई का स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये बेटे तार हिल गया यहां से। दोबारा करता हूं बेटे एस्केप वेलोसिटी का। तो एस्केप वेलोसिटी आपके पास वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आप क्या करें, जिस वेलोसिटी से थ्रो करें और वो आपके पास बॉडी कहां चल जाए, इन्फिनिटी पर चल जाए और कभी वापस लौट कर नहीं आए, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे आप, एस्केप वेलोसिटी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाकर हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किस तरह से वो देखिए, देखो ये अपनी अर्थ थी बेटे, ये अपनी अर्थ थी। अर्थ से आप क्या कर रहे हैं, वी वेलोसिटी थ्रो कर रहे हैं, ये सेंटर से दिखा देते हैं, और आपका पार्टिकल कहां चल जाए, इन्फिनिटी पर चल जाए। तो इन्फिनिटी पर चल जाए और हम कितनी वेलोसिटी थ्रो कर रहे हैं, वी वेलोसिटी थ्रो कर रहे हैं। तो हम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्शन लॉ लगाएं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर। सरफेस पर बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस का जी एम ई अपॉन आर। और इन्फिनिटी पर तो बेटे सब कुछ जीरो होता है, जीरो कर दीजिए, सॉल्व कर लो इसको। तो हाफ एम वी ई का स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल आउट। तो यहां से अगर आप वी ई निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जी एम ई अपॉन आर, ये आ जाएगा। तो वी ई आपके पास क्या आ गया, वी ई इक्वल टू √2 जी एम ई अपॉन आर आ गया। तो ये आपके पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी। जी की कैपिटल जी के लिए आपको पता है ही, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। अर्थ का मास क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस क्या होती है आपके पास, 6400 किलोमीटर। इसको जब आप रखोगे तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी। तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, v इक्वल टू √2 एम ई अपॉन आर। एम यहां पर क्या है, अर्थ का मास है। अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कि आपके पास क्या है, कोई भी आपके पास ये प्लैनेट है, ये दिखा दिया मैंने छोटा सा, ये प्लैनेट, ठीक है, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, कैपिटल आर लिख लीजिए, इसका मास क्या है, कैपिटल एम। अब इसके चारों ओर बेटा आपके पास कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ, ठीक है।
अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी आपके पास जो कितनी वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से। तो अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा आपके अपने आप तो आता नहीं है, कोई दूसरा फोर्स वहां पर होगा जो उसको प्रोवाइड कराएगा। मैं मान लेता हूं ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट की इस प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सैटेलाइट का मास क्या है, स्मॉल m अपॉन r, और ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो आपके पास m से m कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो v नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी m अपॉन r। यहां से आ जाएगा v नॉट इक्वल टू रूट जी m अपॉन r आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अगर आप टाइम पीरियड निकलवाएं तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा क्या बोलते हैं आप, टाइम पीरियड। 2 पाई आर अपॉन वी नॉट निकाल लीजिए। तो आपके पास 2 पाई आर और वी नॉट की वैल्यू आपके पास ये रही रूट जी एम, और ये रूट आर ऊपर चला जाएगा। तो यहां से जो टाइम पीरियड होगा वो आपके पास क्या होगा, 2 पाई आर की पावर अपॉन जी। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकालें आप। काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास क्या होती है, हाफ m, वेलोसिटी क्या है v नॉट का स्क्वायर, और v नॉट का स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 1/2 m और v नॉट का स्क्वायर क्या है, कैपिटल G। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 अपॉन r, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का बेटे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो बेटे इन दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास आती है बेटे बाइंडिंग एनर्जी। इसी में एक कंसेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग होता है आपके पास, ये जो सैटेलाइट है वो अपनी अर्थ से क्या है, बाउंड है, बंधा हुआ है। तो उसको हम कितनी एनर्जी दें, ठीक है, उसको हम कितनी एनर्जी दें सैटेलाइट को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उसके पास अगर हम टोटल एनर्जी निकालें या टोटल एनर्जी निकालने दें पहले, देखो 5th पॉइंट लिख देता हूं मैं आपको टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक ये रही 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और पोटेंशियल आपके पास क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर 2r। ठीक है, ये आपके पास हाफ है, ये 1 है, तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो टोटल एनर्जी आपके पास आ गई माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। तो इसकी टोटल एनर्जी ये है, तो इसको कितनी एनर्जी और दे दें जिससे इसकी एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसी एनर्जी इसकी सैटेलाइट की एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, इस पर पॉजिटिव साइन और लगा दो। तो बाइंडिंग एनर्जी में आप क्या करेंगे, इस पर पॉजिटिव साइन और लगा देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ये आपके पास रहा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बेटे इंफॉर्मेशन इतनी सी रखनी है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिनका टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, 24 आवर्स होता है। और इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ की सरफेस से हाइट कितनी होती है, हाइट 36,000 किलोमीटर, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, 24 आवर्स होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपको यह पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास केपलर लॉ पर। केपलर लॉ, केपलर लॉ फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं आपके पास। तो फर्स्ट जो लॉ है वो आपके पास क्या है कि जो पार्टिकल है
ठीक है, जो आपके पास कोई भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और जो सन है आपके पास वो इलिप्स की किसी भी एक फोकाई पर रहेगा। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन elliptical path and sun is situated at the one foci of ellipse। ठीक है, इसका डायग्राम बेटे मैं आपको दूसरे लॉ में बता देता हूं। फर्स्ट लॉ तो क्या है, कोई भी प्लैनेट है वो सन के चारों ओर बेटे इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा और उसमें सन आपके पास क्या होगा, इलिप्स की एक फोकी पर, दो फोकी होती है आपके पास, उसकी एक फोकाई पर आपके पास क्या रहेगा, सिचुएटेड रहेगा। सेकंड लॉ आपके पास क्या है, सेकंड लॉ ये है कि सपोज बेटे मेरे पास ये कोई इलिप्स है, ये मैंने इलिप्स बना दी, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, इसकी दो फोकाई होती है, एक तो ये और एक ये। इसकी मेजर एक्सिस भी दिखा दूं, ये आपके पास मेजर एक्सिस होती है और ये आपके पास क्या होती है, माइनर, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो आपके पास है इसकी दो फोकाई होती है, एक तो ये और एक ये, इसकी एक फोकाई पर होता है सन। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास सन यहां पर है, तो आपके पास कोई भी प्लैनेट है वो सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है, कितने समय में, t1 समय में, और वो आपके पास जा रहा है पॉइंट सी से पॉइंट डी पर t2 समय में। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो प्लैनेट है वो, जो देखो सन को बेटा आप इससे मिलाओ बी से, और एक किससे मिला दिया, ए से, इस कंडीशन में मिला दो सी से और इसको मिला दो डी से, ये रहा। तो ये जो एरिया है इसमें कितना टाइम लगा, t1, और सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा, t2। मैंने मान लिया इसका एरिया क्या है, a1, और इसका एरिया क्या है आपके पास, a2, जिसमें कितना टाइम लगा, t2 लगा। तो जो केपलर का सेकंड लॉ है वो यही कहता है कि जो प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है आपका इलिप्टिकल पाथ में, वो सेम टाइम इंटरवल में आपके पास सेम एरिया स्वीप करता है। तो हम यहां पर ये लिख दे, सेकंड लॉ आपके पास क्या होगा, प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल या सेम टाइम इंटरवल। कि अगर आपके पास क्या है, ए से बी तक जाने में टाइम क्या है, इक्वल है, और सी से डी तक टाइम, ठीक है, जाने में इक्वल है, तो ये जो स्वीप करेगा एरिया वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको बेटा हम ये भी लिख सकते हैं a1 अपॉन t1 केपलर लॉ के लिए, अपॉन t2 केपलर लॉ के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे आपके पास थर्ड लॉ क्या है, कि आपके पास थर्ड लॉ ये है कि जो आपके पास ये अर्थ है, आपके पास ये सन है, कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस मैंने मान लिया प्लैनेट यहां पर है और सन यहां पर है, इनके बीच जो एवरेज डिस्टेंस है वो मैंने मान ली r। तो जो सेटल आपके पास प्लैनेट है उसका जो टाइम पीरियड है उसके स्क्वायर, ठीक है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या होगी, सन और सैटेलाइट के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसकी थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये केपलर लॉ है। तो ये ग्रेविटेशन में बेटे हम इतना ही पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड PYQs हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ओके बेटा।